और अपनी ऊर्जा के द्वारा सामने वाले रोगी को ठीक कर दिया जाता है। ऐसी कोई ताकत मिल जाए, ऐसी कोई जड़ी बूटी मिल जाए, बस इसी के पीछे पड़ा हुआ है। और हमें हंसी आती थी, हम कहते थे ये पागल है। ये भूत विद्या का मतलब आप ये मत समझना कि भूत दिखाई देते हैं, नहीं, वो अलग चीज है। इसकी सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये आपको चोटी तक ले जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सूर्यवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। और आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में। चिकित्सा होती है वो शुरुआत से देखी जाए तो वो 3 प्रकार की होती है। देव चिकित्सा, मानव चिकित्सा और राक्षसी चिकित्सा जिसे बोलते हैं, 3 प्रकार की होती है। हमारे जो मानव चिकित्सा होती है उसके अंदर ये 8 आती है, 8 भाग। देव चिकित्सा होती है, अलग प्रकार से होती है। उसका उदाहरण के तौर पे कहा जाए तो अभी पीछे सुनने को मिला था, एक राख की क्रिया की जा रही है। हाथ रखा जाता है और अपनी ऊर्जा के द्वारा सामने वाले रोगी को ठीक कर दिया जाता है। आप राखी के नाम से यूट्यूब पर सर्च मार करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी हमारी जो ये मानव चिकित्सा है जिसके 8 अंगों का अभी मैं वर्णन करने वाला हूँ अष्टांग हृदय से। तीसरी है राक्षसी चिकित्सा जिसके सबसे बड़े वैद्य महर्षि सुसेन हुए जो लंका में थे। अगर आप सनातन धर्म को जानते हैं, थोड़ा बहुत हिंदू धर्म के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आपको पता होगा रामायण में राम जी को जब तीर लगे थे और वो बेहोश हो गए थे, मूर्छावस्था में चले गए थे, तो हनुमान जी सुसेन वैद्य को ही लेकर के आए थे लंका से। राक्षसों की चिकित्सा किया करते थे वहाँ पर। उनके तरीके अलग होते हैं, उनकी चिकित्सा के बारे में भी समय लगेगा तो जिक्र करेंगे, अवश्य करेंगे। बाकी आज हम जो चिकित्सा के बारे में जिक्र करना चाहते हैं, मतलब आज जो हम चिकित्सा के बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारी आयुर्वेद के 8 अंग। हमारी चिकित्सा मानव चिकित्सा के अंतर्गत यहाँ आते हैं। सबसे पहली है काय चिकित्सा, दूसरी बाल तंत्र, तीसरी गृह चिकित्सा जिसे भूत विद्या भी कहते हैं, चौथी शालक्य तंत्र, 5वीं शल्य चिकित्सा, 6ठी अगध तंत्र विष चिकित्सा, 7वीं जरा चिकित्सा जिसे रसायन तंत्र भी कहते हैं, और 8वीं अंत में वाजीकरण तंत्र। ये 8 अंग कहे गए हैं। इन्हीं अंगों में संपूर्ण चिकित्सा आश्रित है। कहते हैं वाग्भट जी कि यहाँ पर पद अति संक्षेप का उदाहरण कहा जा सकता है। यद्यपि अन्य अंगों का अर्थ भले ही हम खींच तान कर लगा ले, किंतु दृष्टा शब्द से प्राणिज विष के बाद स्थावर विष तथा गर विष का अर्थ निकालना अत्यंत दुष्कर कर्म है। आज के हिसाब से अगर उदाहरण दिया जाए तो हम भले ही कह लें कि इलेक्ट्रोपैथी है, मैग्नेटिक के द्वारा जो चिकित्सा की जा रही है वो चिकित्सा है। मतलब पैथियाँ निकाल दी गई है, बहुत सारी पैथी निकाल दी गई है आजकल। वो कह रहे हैं कि खींच तान के कितनी ही चिकित्सा बना लीजिए अपने हिसाब से, और आजकल लोगों ने किया भी हुआ है, अपने अपने हिसाब से नाम रख दिए। सब ने यही किया हुआ है, परंतु वो लिखते हैं कि कितना ही खींच तान करके आप बोल लीजिए, परंतु अगर देखा जाए तो इन्हीं 8 चिकित्सा के अंतर्गत सारी चिकित्साएं सम्मानित है। मतलब सारे प्रकार इन्हीं के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं काय चिकित्सा। वो लिखते हैं संपूर्ण शरीर को पीड़ित करने वाले अमाशय तथा पक्वाशय से उत्पन्न होने वाले ज्वर आदि समस्त रोगों की शांति का उपाय किया जाता है। अतः इसे काय चिकित्सा नामक प्रथम अंग कहते हैं। यह काय अर्थात काया, यौवन आदि अवस्थाओं वाला है।
इस अंग के प्रधान तंत्र अग्निवेश तंत्र, भेल संहिता, चरक संहिता तथा हारित संहिता आदि है। उसके बाद आता है बाल तंत्र, अर्थात बालकों के शरीर से परिपूर्ण बल तथा धातुओं आदि का अभाव होने के कारण इस अंग का स्वतंत्र वर्णन किया गया है, क्योंकि इनकी सभी प्रकार की औषधियां भिन्न प्रकार की होती है। दूध भी इन्हें माता या धात्री, धाय, उपमाता बोलते हैं का देने की प्राचीन काल से व्यवस्था होता है, जिसका वर्णन साहित्यिक ग्रंथों में भी उपलब्ध होता है। यहाँ एक शंका होती है कि बालकों की भांति वृद्धों की चिकित्सा का भी स्वतंत्र उपदेश आचार्यों ने क्यों नहीं किया। इसका समाधान भी उन्होंने लिखा है कि इस प्रकार वृद्धावस्था पूर्ण युवा अवस्था के बाद में आती है, अर्थात बुढ़ापा जवानी के बाद में आता है। अतः इसकी चिकित्सा का अधिकांश अंग काय चिकित्सा में ही समाविष्ट हो जाता है और जो कुछ अंश शेष रह जाता है उसके निराकरण के लिए सातवें रसायन तंत्र की व्यवस्था की गई है। बुढ़ापे की जो समस्याएं उत्पन्न होती है वो कुछ ऐसी होती है जो काय चिकित्सा के अंतर्गत आती है। आमाशय, पक्वाशय अर्थात पेट वगैरह से उत्पन्न होने वाली ज़्यादा समस्याएं आती है। तो ज़्यादातर जो चिकित्सा है वो काय चिकित्सा से हो जाती है बुढ़ापे की, और बची कुची रसायन तंत्र से हो जाती है। इस विषय का प्राचीन ग्रंथ केवल काश्यप संहिता है। इसका जो वर्णन है बाल तंत्र का वो केवल काश्यप संहिता में है। इसके बाद में ये प्राचीन ग्रंथ है। अभी के समय तो बहुत पुस्तकें लिखी गई होगी, बहुत ग्रंथ लिख दिए होंगे जिनका वर्णन भी यहाँ पर नहीं किया जा सकता। मैं केवल, और ये जो लेखक है वो केवल प्राचीन ग्रंथों के बारे में बता रहा है कि प्राचीन ग्रंथ एक भी नहीं है, सिर्फ यही है। आज उनके बाद तो अभी तक तो पता नहीं कितने लोगों ने इस पर किताबें लिखी होगी, ग्रंथ लिखे होंगे। तो बात अभी की नहीं की जा रही है, पहले की जा रही है। इसके अतिरिक्त चरक व सुसूत्र संहिता में भी इसका वर्णन मिलता है। काश्यप संहिता के अतिरिक्त भी जगह जगह पर चरक संहिता और सुसूक्त संहिता के अंदर भी इसका जिक्र मिलता है। तीसरी चिकित्सा आती है हमारी भूत विद्या, जिसे ग्रह चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। इसमें देव, असुर, पूतना आदि ग्रहों से ग्रहित प्राणियों के लिए शांति क्रम की व्यवस्था की जाती है। इनमें बाल ग्रह तथा स्कंद ग्रहों का भी समावेश है। साथ ही इनकी शांति के उपायों की भी चर्चा की गई है। इस विषय का आज कोई प्राचीन स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। मेरी दृष्टि में देखा जाए किसी भी रोग को ठीक करना है तो सबसे बेस्ट होती है भूत विद्या। भूत विद्या का मतलब आप ये मत समझना कि भूत दिखाई देते हैं, नहीं, वो अलग चीज़ है। भूत अलग चीज़ है, भूत विद्या अलग चीज़ है। ये चिकित्सा है, ये अलग चीज़ है। ग्रह चिकित्सा भी बोलते हैं। जिस स्थान पर आप रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अगर वह स्वच्छ नहीं है, वो वहाँ की ऊर्जा सकारात्मक नहीं है, तो आप कितना ही जोर मार लीजिए, जड़ी बूटियाँ लेकर करके जाओगे, खाओगे, पियोगे, कुछ दिन ठीक रहोगे, उसके बाद फिर से वैसे हो जाओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये आपको चोटी तक ले जा सकता है। भूत विद्या एक ऐसी चीज़ है, और इसके लिए खेद है कि युगों से गुरु परंपरा से चली आ रही है भूत विद्या आज एक शोचनीय दशा में है, और आज भी इसकी सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। कोशिश कीजिए, अगर आप इस चीज़ से संबंध रखते हैं तो बहुत से तरीके आज के टाइम में, आज के समय में बहुत से तरीके इस चीज़ को बड़ी ही आसानी से फैलाया जा सकता है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। इसके बाद में आता है हमारा शालक्य तंत्र। इसके अंदर आता है आँख, मुंह, कान, नासिका आदि में आधारित रोगों की शलाका आदि द्वारों की
जानने वाली चिकित्सा ही इस अंग का प्रधान क्षेत्र है। शालक्य तंत्र के नाम से आज कोई ग्रंथ स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता। इसके बारे में चरक संहिता में एक जगह जिक्र है, वहाँ पर चरक जी लिखते हैं कि इसके बारे में मैं विस्तृत से वर्णन कर सकता था, परंतु मुझे उनको यह सही नहीं लगा। उनका मानना था कि ये जो चिकित्सा है ये गुरु से ही सीखनी चाहिए और अनुभव प्राप्त होने पे, पूर्णतः अनुभव प्राप्त होने पर ही लोगों की चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किताब से पढ़ लिया कि आंखों में ये डाल लीजिए और ज़्यादा तेज दिखने लग जाएगा, कान में ये हो गया फलाना तेल डाल लो मिला करके, नहीं, बिल्कुल अनुभव हो जाए तब लोगों की चिकित्सा कीजिए। इसलिए वो मानते हैं कि इसके बारे में लिखना भी गलत है, इस चिकित्सा के बारे में, इसे तो गुरु परंपरा के द्वारा ही सिखाओ, ये उनका मानना था। इसके बाद में आता है शल्य तंत्र। उक्त आयुर्वेद के 8 अंगों में यही अंग सबसे प्रधान है। गौर कीजिएगा, सबसे प्रधान यही अंग है। क्यों? क्योंकि प्रथम देवासुर संग्राम में युद्ध में हुए घाव की सगा पूर्ति के लिए इसी की आवश्यकता पड़ी थी। उस समय देववैद्य अश्वनी कुमारों ने इस तंत्र का समुचित प्रयोग करके दिखाया था। आज भी शल्य चिकित्सा कुशल चिकित्सक उनका प्रतिनिधित्व करते ही है। सबसे जरूरी है ये। रोग है, रोग हुआ है, कोई भी रोग हुआ है, व्यक्ति होते के साथ मर नहीं सकता, परंतु ये समस्या अगर उत्पन्न हो गई है तो व्यक्ति पता नहीं 1 मिनट जिएगा 2 मिनट जिएगा। घाव हो गए हैं युद्ध में, किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट हो जाती है आजकल रोड पर चलते चलते, अगर उनका ले जा करके उनका खून बंद ना किया जाए, टाके वगैरह ना लगाए जाए तो घंटे भर में का घंटा भी नहीं लगे, 1-2 मिनट में ही उनका काम हो जाए। तो सबसे ज़रूरी है ये जो चिकित्सा है। और आज आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो पैसे है हमारे आज के समय में जो चिकित्सा में, वो इसी में है। हॉस्पिटल खुल रहे हैं वो इसी बात के खुल रहे हैं। वरना बुखार होता है 2 रुपए की गोली आती है, 3 रुपए की गोली आती है, मेडिकल से कोई भी जा कर के ले आता है, परंतु ये जो चीज़ है उसके लिए आपको हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा। इसके बाद में आता है अगध तंत्र। अगध तंत्र उसे कहते हैं जिसमें सर्प आदि जंगम तथा वत्सनाभ आदि स्थावर विषों के लक्षणों का एवं विविध प्रकार से मिश्रित विषों गर्विषों का वर्णन तथा उनके शांति समन के उपायों का वर्णन हो। अर्थात आपको ततैया लड़ जाए, बिच्छू लड़ जाए, खान खजूरा लड़ जाए, सांप काट ले, मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा जीव जो जहरीला है, उसका जहर आपके शरीर के अंदर चला गया, किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी चीज़ खा ली है जो पेट के अंदर पड़ी है, किसी नाली में फंसी हुई है, जहर बना रही है, किसी भी प्रकार से आपके शरीर के अंदर जहर बन रहा है, वो इसी अंग की चिकित्सा से निदान होगा उनका। इसके बाद आता है रसायन तंत्र। रसायन तंत्र उसे कहा गया है जो व्यवस्थापन अर्थात कुछ समय के लिए पुनः यौवन को स्थिर करने में सहायक होता है, आयु को बढ़ाता है। मेधा अर्थात जो धारण शक्ति तथा सभी प्रकार के बल को बढ़ाने एवं रोगों का नाश करने में समर्थ हो, इस प्रकार का कोई भी प्राचीन स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता है। परंतु काफ़ी जगह कई पुस्तकें हैं जिनके अंदर इस चिकित्सा का वर्णन मिलता है, परंतु प्राचीन ग्रंथ कोई भी नहीं है। कहने का मतलब ये है। और रसायन तंत्र वो चीज़ है जिसकी चिकित्सा अगर आप करते हैं, आपने जैसे आज किया है, तो 20 साल बाद अच्छे ढंग से किया है, उस चिकित्सा में जो जो लिखा हुआ है, जो परहेज आपको बताया गया है वही परहेज कर रहे हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं जो उसके अंदर लिखी गई है। जो नहीं लिखी गई है वो आप नहीं कर रहे हैं, तो 20 साल बाद भी आप वैसे के ही वैसे दिखोगे। एक पुस्तक है लहसुन बादशाह, PDF में उपलब्ध हो जाएगी, अगर समय मिले तो ज़रूर पढ़ना। वो पूरी पुस्तक ही ये जो रसायन तंत्र है ना, इसी का लेखा जोखा लिखा हुआ उसी के अंदर।
बड़ी गजब की पुस्तक है। उस पुस्तक में जिसका जिक्र है वो पता नहीं 100 साल का है, 400 साल का है, 1000 साल का है, और वो भारत से नहीं है, बाहर से है। उसने किस प्रकार से अपने आप की आयु जो थी वो उसी समय में रोक दी। समय चल रहा है, उसकी आयु रुकी हुई है। गजब की पुस्तक है। उसके अंदर जो ज्ञान है बड़ा ही चमत्कारिक है। और ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार से उसने अपनी आयु को रोका है वह क्रिया उस पुस्तक में नहीं बताई गई है। उस पुस्तक में पूरा उल्लेख किया गया है किस प्रकार से उस चिकित्सा को किया जा सकता है। रसायन तंत्र चिकित्सा के बाद में आता है हमारा वाजीकरण तंत्र। आज के समय में लोग आयुर्वेद में जो जुड़े हुए हैं वो इसी की वजह से जुड़े हुए हैं। मुझे तो कुछ ऐसा नुस्खा मिल जाए जो वाजीकरण हो, शरीर को फाड़ दूं, ऐसी कोई ताकत मिल जाए, ऐसी कोई जड़ी बूटी मिल जाए, बस इसी के पीछे पड़ा हुआ है वाजीकरण तंत्र जो चिकित्सा, उसी के पीछे। और वाजीकरण तंत्र उसे कहते हैं जो अल्प मात्रा वाले शुक्र का संतर्पण करता है, दूषित शुक्र को शुद्ध करता है, क्षीण शुक्र को बढ़ाता है और सूखे हुए शुक्र के उत्पादन के उपायों का निर्देश करता है। लिंग में प्रसरता को उत्पन्न कर नर नारी में संतानोत्पादन शक्ति को बढ़ाता है, पैदा करता है। यह हमारा वाजीकरण तंत्र है। और इस विषय में संबंधित कोई प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इससे भी संबंधित प्राचीन, अभी तो बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी है। वाजीकरण तंत्र चिकित्सा, लोग पीछे पड़े हुए हैं कि हमें ऐसी जड़ी बूटी बता दीजिए जिसे खाए मिथुन शक्ति बढ़ जाए, मिथुन की वजह से आई हुई कमजोरी पल भर में दूर हो जाए। लोग हजारों रुपए लगाने को तैयार है, परंतु वाजीकरण तंत्र केवल दवाइयों की वजह से नहीं चलता। यहाँ पर 8 चिकित्सा मैंने बताई है। 8 चिकित्सा आपस में कोई ना कोई संबंध रखती है, आपस में रखती है 8 चिकित्साएं। महर्षि वाघभट्ट जी लिखते हैं रसायन एवं वाजीकरण प्रयोगों का उपयोग, अर्थात 7वें नंबर की चिकित्सा और 8वें नंबर की चिकित्सा रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र केवल स्वास्थ्यवर्धन एवं प्रजोत्पादन के लिए ही होना चाहिए। दुराचार या दुष्प्रवृत्ति के लिए कभी भी इनका प्रयोग ना करें। ऐसा करने से हानि भी हो सकती है। साथ ही इनका प्रयोग योग्य चिकित्सक की देखरेख में ही करें। इनके सेवन काल में जितेंद्रिय होना अति आवश्यक है, तभी पूरा लाभ मिलेगा। बहुत से ऐसी दवाइयाँ आप लीजिए और अंदर एक अलग ही शक्ति का विस्फोट होगा, रोक नहीं पाओगे आप। ज्ञान है नहीं, किसी से पूछा है नहीं, दवा लेकर करके आ गए, खा रहे हैं, शक्ति का विस्फोट हो रहा है, फिर उसको बाहर विस्फोट कर रहे हैं। देखते ही देखते शरीर क्षीण हो जाएगा, फिर भगेंगे गुरुजी अब ये शरीर क्षीण हो गया, इसकी दवाई दीजिए। तो ये 8 प्रकार की चिकित्सा है। आशा करता हूँ आपको इनकी जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। और कल हम बात करेंगे आयुर्वेद में वर्णित 3 दोषों के बारे में, वात, पित्त तथा कफ। तो जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी कल की हमारी। और आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं चैनल पे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। बाकी धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।